हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? रिवर टोपोग्राफी। आज हमें क्या पढ़ना है? ओशियन टोपोग्राफी। जी, आज हमें ओशियन टोपोग्राफी पढ़ना है। तो ओशियन टोपोग्राफी क्या होता है? समुद्री लहरों के द्वारा जो भी आकृति का निर्माण होता है, समुद्री लहरों के द्वारा जो भी आकृति का निर्माण होता है उसे हम ओशियन टोपोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे ये भूमि है, सॉरी, ये क्या है? भूमि है। ये काला वाला बनाया गया है, इधर का ऊपर का एरिया जो है इसे आप भूमि समझिए, जमीन। इसके बाद यहाँ पे क्या है? पानी है। तो यहाँ पे समुद्र है। यहाँ पे समुद्र है। समुद्र का पानी क्या होता है? खारा होता है। जैसे इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस बात पर डिस्कशन किया था कि आखिर समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। नदियाँ अपना सारा अवसाद यानी कि सिल्ट लेकर के आती हैं और समुद्र में छोड़ देती हैं, जिससे समुद्र खारा हो जाता है। नदियों का पानी मीठा होता है, लेकिन नदियों का जो सिल्ट होता है उसमें आखिर खारापन कैसे आता है? तो जो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या हैं? नमकीन हैं। सभी नमकीन हैं। इसलिए बारिश का जब बारिश होती है, बारिश के पानी से पृथ्वी की सतह की पूरी नमकीन NaCl निकल कर नदियों के सहारे आकर के समुद्र में मिल जाता है। इसलिए समुद्र का पानी खारा होता है। तो ये क्या है? स्थल भाग है। और ये क्या है? जल भाग, यानी कि ये समुद्र है और ये भूमि है। तो समुद्र में क्या होता है? सिल्ट जमा होता है। सिल्ट जमा होता है जिसे नदियां ला करके सिल्ट जमा करती हैं। मान लीजिए यहाँ सिल्ट है, ये भी सिल्ट है, ब्लैक वाले सभी सिल्ट है, ये भी सिल्ट है, ये भी सिल्ट है और ये भी सिल्ट है। तो जब समुद्री लहरें आती हैं तो ये क्या करती हैं? सिल्ट को यहाँ से समुद्री लहरें आएंगी और सिल्ट को फोकस करके ऊपर की ओर उठाती हैं। कैसे? जब लहरें आती हैं तो सिल्ट को क्या करती हैं? फोर्स करती हैं ऊपर की ओर। इसको ऊपर की ओर फोर्स करती हैं और एक समय आता है जब ये सिल्ट को समुद्री लहरें यहाँ से उठा करके इसमें यहाँ पे एकदम टच कर देती हैं, यहाँ पे टच कर देती हैं। तो ये क्या हुआ? एक बहुत बड़ा स्थान जो जल से भरा हुआ है और वो यहाँ पे घिर गया। ये भी मतलब मिट्टी है और ये भी सिल्ट मिट्टी है। यहाँ पे बहुत बड़े भूभाग पर क्या हुआ? पानी भर गया। ये जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग? लैगून झील। इसी को कहते हैं लैगून झील। भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। भारत में यदि हम बात करें सबसे बड़ी झील जो है, लैगून झील जो है, वो चिल्का झील है। अब ये बताइए कि जो लैगून झील का पानी है, वो खारा होगा या मीठा? तो लैगून झील का पानी होगा खारा। क्यों खारा होगा? क्योंकि समुद्र का पानी है खारा और समुद्र का ही पानी यहाँ पे तो स्टोर है, यहाँ पे समुद्र का ही पानी स्टोर है, इसलिए लैगून झील का भी पानी खारा होगा। लैगून झील हमारे किस काम में आती है? लैगून झील हमारे किस काम में आती हैं? अगर हम बात करें तो लैगून झील में बहुत काम की हैं हमारे। सबसे महत्वपूर्ण है लैगून झील का बंदरगाह बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बंदरगाह बना देते हैं, यहाँ पे अगर हम सीपोर्ट बना दें, ये हो गया हमारा सीपोर्ट। यहाँ पे अगर हम सीपोर्ट बना देते हैं तो क्या होगा? सीपोर्ट ये तभी तक सुरक्षित है जब तक समुद्र में क्या? सुनामी नहीं आती। जब समुद्र में सुनामी आएगी तो इसे खत्म कर देगी।
समुद्र की जो सुनामी होती है इतनी तेज होती है कि वहाँ के आसपास का एरिया डूब जाता है, खत्म हो जाता है। तो जब तक ये सुनामी नहीं आती तब तक यहाँ पे जो सी पोर्ट बनाया गया है वो तो सुरक्षित है। सुनामी आएगी, सी पोर्ट खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ये जो हम सी पोर्ट यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे नहीं बनाते हैं। ये सी पोर्ट को अगर हम यहाँ बना दें लैगून झील के अंदर, ये हमारा हो गया सी पोर्ट। हमने जब लैगून झील के अंदर सी पोर्ट बना दिया जाता है तो ये क्या होता है, यहाँ पे सुनामी नहीं पहुँच पाती। यहाँ पे समुद्र की जो सुनामी लहरें होती हैं वो नहीं पहुँच पाती हैं। यहाँ पे अंदर कैसे जाएंगे, तो जो ये एरिया, जो ये सिल्ट यहाँ पे आकर के टच हो गया है, मतलब समुद्री लहरें सिल्ट को उठा करके यहाँ से यहाँ ढकेल करके लगा दी हैं, जो इसको थोड़ा सा जितने में कि समुद्री नाव जो होती है वो आ जा सके, हमारा आयात निर्यात हो सके, व्यापार ना बंद हो, तो इसके लिए जितने की आवश्यकता होती है उतना यहाँ पे सिल्ट को हटा दिया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे सिल्ट को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ये इधर सिल्ट है, यहाँ से सिल्ट को काट करके हटा दिया गया है। तो इसी प्रकार सिल्ट को हटा दिया जाता है। अब ये क्या हो गया, प्रवेश द्वार। यहाँ से जहाज आएगी समुद्र से और यहाँ से ऐसे प्रवेश करेगी, ये हो गया हमारा प्रवेश द्वार। और फिर यहाँ पे आकर के सी पोर्ट के पास आयात और निर्यात, यानी जो भी सामान है, सामग्री यहाँ पे निर्यात होगा या आयात होगा, सारी सामग्री आएगी। तो लैगून झील जो होती है वो सबसे अच्छी होती है सी पोर्ट बनाने के लिए। लैगून झील सबसे अच्छी सी पोर्ट बनाने के लिए होती है। और अच्छा, ये जैसे कि लैगून झील जो होती हैं वो किसके कारण बनती हैं, समुद्री लहरों के या फिर सिल्ट के कारण। इसमें मुख्यतः जो कारण है, मुख्यतः दोनों की हम बात नहीं कर रहे हैं, है तो इसमें दोनों, ये भी कारण है, सिल्ट भी और समुद्री लहरें भी। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि मुख्यतः जो कारण है लैगून झील बनाने के लिए वो सिल्ट है या फिर समुद्री लहरें हैं, वो सिल्ट है या फिर समुद्री लहरें हैं, तो वो समुद्री लहरें हैं। क्योंकि अगर समुद्री लहरें नहीं रहेंगी तो सिल्ट को यहाँ से उठा करके कौन यहाँ पे लगाएगा, सिल्ट को यहाँ से उठा करके फोर्स करके कौन यहाँ पे ले जाएगा। तो समुद्री लहरें जो होती हैं वो लैगून झील का निर्माण करती हैं। मुख्य कारण समुद्री झील है। मान लीजिए समुद्री झील नहीं है, समुद्री झील नहीं है, जब सिल्ट नहीं है, अगर हम बात करें सिल्ट नहीं है तो भी लैगून झील का निर्माण हो सकता है। क्योंकि समुद्र में हमेशा नदियाँ मतलब सिल्ट ला करके जमा करती हैं और सिल्ट को फिर वो अपने मतलब समुद्री लहरों के द्वारा किनारे पर लाके जमा कर देती हैं। तो इस प्रकार लैगून झील का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे पर्वत खड़ा है, यहाँ पे अगर हम बात करें पर्वत खड़ा है, ये है, यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा ऐसे पर्वत खड़ा है। समुद्र का पानी क्या होता है, समुद्र का पानी लगातार इधर फोर्स करता है, लगातार इस जो बॉर्डर है, जमीन का जो सतह है, बॉर्डर है, उस पर हमेशा फोर्स करता रहता है। जब हमेशा फोर्स करेगा तो एक समय आएगा जब यहाँ की मिट्टियाँ जो है वो कट जाएंगी। मतलब यहाँ पर्वत खड़ा है तो यहाँ पे पत्थर होगा, यहाँ पर्वत खड़ा है तो पत्थर होगा, तो ये मिट्टी और पत्थर को यहाँ की काट देंगी, ये ना समुद्री लहरें यहाँ पे काट देंगी। जब यहाँ पे काट देती हैं ऐसे, मान लीजिए ये काट दी, समुद्री लहरें इधर लगातार फोर्स कर रही थी, फोर्स करते करते क्या कि ये तो पर्वत ऐसे खड़ा था और पर्वत के अंदर काट करके क्या कर दी, गुफा बना दी। ये पर्वत खड़ा था और पर्वत के अंदर काट करके गुफा बना दी। ऐसे मान लीजिए ऐसे पर्वत खड़ा है, ऐसे
पर्वत खड़ा है, समुद्री लहरें उधर से फोर्स करके पर्वत के नीचे, पर्वत को ऊपर से तो नहीं काटेंगी, ऊपर से पर्वत उसी तरह रहेगा, लेकिन पर्वत का नीचे का जो हिस्सा रहेगा उसे काट काट करके क्या करेंगी, बहुत बड़ा सा वहाँ पे मैदान बना देंगी और उसमें पानी भर जाएगा, उसमें पानी भर जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, गुफा कहलाएगा, ये गुफा कहलाएगा। जैसे ये ब्लैक वाला आप समझिए, ये जो ब्लैक वाला है ऐसे पर्वत खड़ा है पूरे में, और फिर ऊपर तो पर्वत है, ऊपर से छाया हुआ है, मतलब ऊपर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर समुद्री लहरें यहाँ पे पानी के फोर्स के कारण यहाँ पे काट करके पर्वत को अंदर ये यहाँ ऐसे गुफा बना देती हैं, ऐसे गुफा बना देती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, गुफा कहते हैं, इसे गुफा कहते हैं। ये गुफा हमारे किस काम का आता है, तो गुफा इसलिए आता है जैसे गुप्तचर वगैरह, जो हमें ऐसी जानकारियाँ जो हमें गुप्त रूप में रखनी है, जैसे जब युद्ध होता है, युद्ध के समय की बात करें, जब युद्ध होता है तो क्या होता है, पनडुब्बियाँ और जो भी पनडुब्बी होती है, पानी वाली जहाज होती है, वो दूसरे देश के जो लोग होते हैं, जो हमारा दुश्मन देश होता है, जिससे युद्ध होता है, तो वो क्या करता है, रडार से कैप्चर कर लेता है कि कौन सी पनडुब्बी, कौन सी जहाज पानी की कहाँ पर है, कहाँ पर है, वो इससे आसानी से हमला कर सकता है। लेकिन इस समय, युद्ध के समय, अगर पनडुब्बियाँ, पानी वाली जहाज जो भी होती हैं, वो इस गुफा के अंदर घुस जाएं, वो इस गुफा के अंदर अगर आ जाएं, तो हम ये पनडुब्बियाँ दूसरे देश के रडार जो होते हैं उससे कांटेक्ट में नहीं आएंगी, जिससे ये नहीं पता चलेगा कि कितनी पनडुब्बी पानी के अंदर है और कितनी बाहर है। तो गुप्त जानकारी, जो जानकारी मतलब सेना के लिए, ये गुफा जो होती है सेनाओं के लिए अच्छी होती है, युद्ध के समय हमारी मदद करती है। उसके बाद ये समुद्री लहरें जो होती हैं, समुद्री लहरें जो होती हैं, ये लगातार क्या करती हैं, यहाँ पे बालू जमा करती हैं, लगातार अपने किनारे में बालू जमा करती हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये समुद्र का किनारा है, स्थल के पास ही समुद्र का किनारा है, और यहाँ पे लगातार बालू जमा करती हैं। जितनी बार लहरें आती हैं अपने साथ बालू लेकर के आती हैं और यहाँ पे छोड़ के चली जाती हैं, आती हैं अपने साथ बालू लेकर के यहाँ पे छोड़ के चली जाती हैं, बालू जमा कर देती हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, स्थान ऊंचा हो जाता है। ये जो समुद्र की गहराई होती है, इसकी अपेक्षा ये वाला स्थान ऊंचा हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा ही पानी रहता है, थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, जिसे क्या कहते हैं, बीच कहते हैं या पुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुलीन, पुलीन या बीच। तो समुद्र के तट को क्या, समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं, पुलीन या बीच कहते हैं, और नदी के किनारे को क्या कहते हैं, तट कहते हैं। समुद्री लहरें यहाँ पर अपने साथ बालू लेकर के आती हैं, यहाँ पे बालू जमा कर देती हैं, जिससे ये समुद्र की, यहाँ इस वाले भाग की अपेक्षा, इस वाले एरिया की अपेक्षा किनारा जो होता है वो कम गहरा होता है, वहाँ पे पानी थोड़ा होता है, पानी कम होता है और गहराई भी कम होती है। यहाँ पे लोग घूमने टहलने जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, बीच कहते हैं या पुलीन कहते हैं। गोवा का सबसे फेमस बीच, जैसे गोवा का सबसे फेमस बीच जो है वो बाघा बीच है। गोवा का सबसे फेमस बीच कौन सा है, बाघा बीच है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में सबसे फेमस बीच मरियाना बीच है, सबसे फेमस बीच मरियाना बीच है। और मुंबई में जुहू, चौपाटी, अक्छा, ये फेमस बीच हैं बहुत। तो यहाँ पे लोग घूमने टहलने जाते हैं, और कोई भी इंसान ये लैगून झील में नहीं जाता, क्योंकि लैगून झील बहुत गहरी होती है। और गुफा हमारे काम के किस लिए आती हैं, तो लड़ाई के समय, युद्ध के समय
गुफाएं हमारे काम आती हैं अपनी जानकारियों को गुप्त रखने के लिए। लैगून झील किस काम में आती है? तो लैगून झील सी पोर्ट बनाने के काम आती है, क्योंकि जब अब यहाँ पे अगर सी पोर्ट बन गया तो समुद्री लहरें जो होंगी यहाँ पे आएंगी और इस सिल्ट से टकरा करके वापस चली आएंगी। अगर इधर से समुद्री लहरें जाएंगी, सुनामी जो जाएगी इधर से, तो यहाँ से जाते जाते यहाँ तक पहुँचने में उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जिसके कारण सी पोर्ट को मतलब बर्बाद नहीं कर पाएगी। तो समुद्र की लहरों के द्वारा जिन आकृतियों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? ओशियन टोपोग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा लैगून झील और वो पुलीन देखा हमने, लैगून झील, पुलीन और गुफा का निर्माण करती हैं समुद्री लहरें। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी। तो अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी जो होता है, ये चूना, जहाँ पे चूना की अधिकता पाई जाती है, जिस प्रदेश में चूना की अधिकता पाई जाती है, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी जो होता है आकृति का निर्माण होता है। अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी, जहाँ पे चूने की अधिकता पाई जाती है, जिस प्रदेश में चूना अधिक पाया जाता है, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी यानी भूमिगत आकृति का निर्माण होता है। तो सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें यूरोप में सबसे ज़्यादा यूरोप में क्या इस प्रकार के प्रदेश हैं जहाँ पे चूने की अधिकता हो, यानी कास्ट प्रदेश, जहाँ पे चूने की अधिकता होती है उसे क्या कहते हैं? कास्ट प्रदेश कहते हैं, उसे कास्ट प्रदेश कहते हैं। तो क्या इस तरह के प्रदेश भारत में मिलते हैं? भारत में बहुत कम मिलते हैं, एकदम ना के बराबर कास्ट प्रदेश पाए जाते हैं। यूरोप में अगर हम बात करें, सबसे यूरोप में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कास्ट प्रदेश है, सबसे ज़्यादा चूने की अधिकता है? यूरोप में है, कौन सा देश है? तो स्लोवाकिया, देश का नाम है स्लोवाकिया। यूरोप का ये देश है स्लोवाकिया। यहाँ पे चूने की अधिकता अधिक है, इसीलिए यहाँ कास्ट प्रदेश अधिकतर पाया जाता है। यहाँ पे कास्ट प्रदेश अधिकतर पाया जाता है। जैसे ये क्या है? भूमि है, ये भूमि है। ये क्या है? जमीन है। इसके ऊपर क्या बना है? चूने का पत्थर रखा गया है। ऐसे चूने का पत्थर है, ये चूने का पत्थर है। तो जो चूने का पत्थर है ये किसके सहारे खड़ा है? तो यहाँ पे पिलर होते हैं, यहाँ पे पिलर होते हैं, इसी के सहारे ये खड़े रहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपार्टमेंट देखा होगा। अपार्टमेंट में पहले क्या होती है? जमीन होती है, पहले भूमि होता है, उसके बाद उसमें पिलर दिए गए होते हैं, कई
पिलर होते हैं और उसके बाद उस पिलर के ऊपर क्या होता है, कई मंजिला, कई फ्लोर घर बनाया जाता है, कई फ्लोर घर बनाया जाता है ऊंचा सा। और ये जो होता है पिलर दे करके, इसमें केवल पिलर दे करके ऊपर छत डाल दी जाती है, छत डाल दी जाती है और उसके ऊपर कई फ्लोर का घर बना दिया जाता है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया है वो किस काम आता है, घूमने टहलने काम आता है, गाड़ी को पार्किंग में लगाने काम आता है। इसे क्या कहते हैं, पार्किंग कहते हैं, इसे पार्किंग कहते हैं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं, ये जमीन है, ये पिलर है, उसके ऊपर ये चूने का बहुत बड़ा पत्थर है और ये पत्थर, चूने का जो पत्थर है वो इस पिलर के सहारे टिका हुआ है, इस पिलर के सहारे टिका हुआ है। तो जैसे यहाँ क्या होता है, जब चूने के पत्थर में छेद हो जाता है यानी होल हो जाता है, जैसे इस चूने के पत्थर में यहाँ पे क्या हो गया, होल हो गया, यहाँ पे होल हो गया। तो इसे जब बहुत छोटा सा होल होता है, जब बहुत छोटा सा होल होता है तो उसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, रंध्र, उसे रंध्र कहते हैं। जब बहुत छोटा होल होता है तो उसे रंध्र कहते हैं। जब यही होल और बड़ा हो जाता है, जैसे इतना बड़ा हो गया तो इसे क्या कहते हैं, डो लाइन कहते हैं। और जब बड़ा हो जाता है ये होल ऐसे और बड़ा हो गया तो इसे क्या कहेंगे, यू आला, इसे यू आला कहते हैं। और जब इस पार से इस पार दिखने लगे, इस पार से इस पार दिखने लगे, ये होल हो गया, इधर से इधर पूरा दिखने लगा तो इसे कहते हैं कास्ट विंडो, इसे कहते हैं कास्ट विंडो। जब चूने के पत्थर पर छोटा होल होता है तो क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जब उससे बड़ा होता है तो डोलाइन कहते हैं। डोलाइन से भी बड़ा हो जाता है तो युवाला कहते हैं। और जब युवाला से बड़ा हो जाता है यानी कि ऊपर से पूरा नीचे तक ऐसे ये इस पार से इस पार दिखने लगता है, जब इतना मतलब उस पार इस पार से इस पार दिखने लगता है, तब इसे क्या कहते हैं, कास्ट विंडो कहते हैं, कास्ट विंडो कहते हैं। और ये जो एरिया है, ये एरिया है, इसे ये जो लटक रहा है, ये जो एरिया है, जब ये एरिया गिरता है, ऐसे तो है नहीं कि कोई भी चूना का पत्थर खड़ा है तो कभी नहीं गिरेगा, गिरता है। तो जब ये एरिया गिरने लगता है, जब ये इधर वाला जो चूने का पत्थर है गिरने लगता है, इधर से भी गिर सकता है, इधर से भी गिर सकता है, हाँ। तो जब ये गिरने लगता है तो इसे क्या कहते हैं, पोलजे कहते हैं। मान लीजिए ये ऐसे गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है टूट टूट करके, तो इसे क्या कहेंगे, पोलजे कहेंगे। और जहाँ पर गिर करके इकट्ठा होता है, यहाँ पे क्या हो गया, ये गिर करके इकट्ठा हो गया, यहाँ पे गिर करके इकट्ठा हो गया तो इसे क्या कहेंगे, टेरा रोसा, इसे कहेंगे टेरा रोसा। तो टेरा रोसा में किस पदार्थ की मात्रा अधिकता हो, कि टेरा रोसा में किस पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाएगी। जैसे ये है चूने का पत्थर है, ये क्या है, चूने का पत्थर है और ये गिर रहा है तो पोलजे कहलाता है। अब ये गिर गया जमीन पर, जब गिर गया तो इसे क्या कहते हैं, टेरा रोसा, टेरा रोसा। तो टेरा रोसा जो मिट्टी होती है उसमें किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है, उसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। कैल्शियम की क्यों अधिकता पाई जाती है, क्योंकि ये चूना पत्थर है, चूना में कैल्शियम सबसे अधिक होता है। तो टेरा रोसा, यही मिट्टी तो यहाँ, यही चूना पत्थर तो यहाँ पे गिर करके इकट्ठा हुआ है, इसे तो टेरा रोसा कह दिया गया है, इसका नाम टेरा रोसा हो गया है। तो टेरा रोसा में चूने की मात्रा अधिक होती है।
चूने की मात्रा अधिक होती है। अब यहाँ पे जैसे पानी, जब बारिश होती है तो क्या होता है, यहाँ से पानी आता होगा ब्रिश करके, ऐसे पानी आता होगा। पानी आता है तो पूरा पानी यहाँ पे आने के बाद वो पूरा पानी नीचे तो जाता नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आने के बाद पूरा पानी यहाँ जमीन में चला जाए, तो वो तो पूरा पानी आता है तो जमीन में चला जाता है। लेकिन जो पानी आता है, चूने की मिट्टी है यहाँ पे, तो चूने की मिट्टी में क्या होगा कि इधर से अपरदन और अपक्षय होगा, मतलब इधर से चूने की मिट्टी जो होंगी वो सब इकट्ठा होकर के आएंगी, पानी के साथ यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे पानी के साथ आ करके यहाँ क्या होंगी, जमा होंगी। कैसे जमा होंगी, जैसे आप देखे होंगे, मान लीजिए कोई वो है द्रव है, यानी कि द्रव है, पानी में कुछ घोल दो, द्रव है, और उसे ऊपर से गिराओ इस दीवार पे, मान लेते हैं यही बोर्ड पे, अगर हम ऊपर से कोई गाढ़ा गाढ़ा द्रव डालते हैं तो क्या होगा, नीचे आएगा, लेकिन वो पूरी तरह से नीचे एकदम पूरा क्लियर नहीं होगा, कुछ ना कुछ जम जाएगा, उसकी कोई ना कोई थोड़ा बहुत परत उसकी जम जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। चूना पत्थर जो है, ये चूना पत्थर प्रदेश है, बारिश होती है, पानी आता है, जब पानी इसके इधर पानी इंटर करता है, पानी इधर आता है, तो पानी के साथ साथ चूना पत्थर भी आता है, चूर चूर करके चूना पत्थर आता है, यानी कि अपरदन और अपक्षय होकर के आते हैं। और यहाँ पर पानी जितना होगा वो तो यहाँ पे ऐसे गिर के बह जाएगा, लेकिन जो पानी के साथ मिट्टियाँ आएंगी वो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे थोड़ा 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 जमा होती जाएंगी, छोटी छोटी करके, थोड़ा थोड़ा मतलब जमा होते होते ये बड़ी बन जाएंगी। जब ये ऐसे मिट्टियाँ जो होती हैं चूने, यहाँ चूने के पत्थर से यहाँ पे आकर के लटकने लगती हैं, जम करके लटकने लगती हैं, तो इसे कहते हैं स्टेलेटाइट। इसे क्या कहेंगे, स्टेलेटाइट, इसे कहते हैं स्टेलेटाइट। अब ये इधर से भी पानी इंटर करेगा, जब पानी इधर से इंटर कर सकता है, अंदर आ सकता है, तो पानी इधर से भी आएगा। तो जब इधर से पानी आता है, अपने साथ अवसाद लेकर के आता है जब पानी, तो यहाँ भी कुछ आकृति बनाएगा, यहाँ भी क्या होगा, अवसाद जमा होगा। और जब अवसाद जो होता, जब जो सिल्ट होता है वो छोटा सा होता है, जब छोटा सा होता है तो इसे क्या कहते हैं, टूफे कहते हैं, इसे टूफे कहते हैं। और यही टूफे जब बड़ा हो जाता है, मतलब यहाँ पे जब यही टूफे इतना बड़ा हो गया, तो इसे कहते हैं स्टेलेमाइट। इसे क्या कहते हैं, स्टेलेमाइट, स्टेलेमाइट। तो जब पानी इधर से अंदर आता है, यहाँ पे निक्षेपण हो जाता है, यहाँ पे जमा हो जाता है, अवसाद जमा हो जाता है, तो इसे स्टेलेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेलेटाइट कहते हैं। और जब इधर से आता है पानी, जमीन पर सतह पर आता है पानी, और यहाँ पे जो अवसाद जमा होता है, निक्षेपण होता है, जिन अवसादों का निक्षेपण होता है, तो इसे क्या कहते हैं, टूफे कहते हैं। जब ये छोटा होता है तो इसे टूफे कहते हैं। जब यही टूफे बड़ा हो जाता है, जब यही टूफे बड़ा हो जाता है, तो इसे स्टेलेमाइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये बात कि जो नीचे बनता है, जो नीचे बनता है अवसाद से, जो जमीन पर बनता है उसे स्टेलेमाइट कहते हैं, और जो लटकता रहता है उसे स्टेलेटाइट कहते हैं। जो जमीन पे बनता है उसे स्टेलेमाइट कहते हैं, और जो ऊपर से लटकता है उसे स्टेलेटाइट कहते हैं। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब यही मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेलेटाइट है, यहाँ पे स्टेलेटाइट है,
ये यहाँ पे एक स्टेलेटाइट बना है। ऊपर वाले क्या कहते हैं? स्टेलेटाइट कहते हैं। यहाँ पे एक स्टेलेटाइट बना है और यहाँ पे क्या है? स्टेलेमाइट बना है। स्टेलेमाइट बना है। ये स्टेलेमाइट यहाँ जा कर के स्टेलेटाइट से क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। जब स्टेलेटाइट से स्टेलेमाइट ज्वाइंट हो जाता है, जब स्टेलेटाइट से स्टेलेमाइट ये जो है वो ज्वाइंट हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ। क्या कहते हैं? कंदरा स्तंभ। इंग्लिश में कहते हैं केव पिलर। इंग्लिश में केव पिलर कहते हैं, स्टोन पिलर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कंदरा स्तंभ। कंदरा माने गुफा, स्तंभ माने पिलर। ये गुफा के जैसे लग रहा है आपको, तो ये गुफा के अंदर जो स्तंभ बन गया इसे कहते हैं कंदरा स्तंभ। अब ये जो एरिया है इसे क्या कहेंगे? अंधी घाटी। अंधी घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे अंधेरा होता है। यहाँ पे अंधेरा होता है, इसीलिए इसे अंधी घाटी कहते हैं। अंधी घाटी कहते हैं। और ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके मैदान है, यहाँ से यहाँ तक जो मैदान है इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं कास्ट वैली। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरिया है, जो मैदान है, वहाँ इसे क्या कहते हैं? कास्ट वैली कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, मैं यहीं पे लिख रही हूँ कास्ट वैली। इसे कास्ट वैली कहते हैं। तो जब ये स्टेलेटाइट होता है, अगर ये गिर जाए तो क्या बन जाएगा? स्टेलेमाइट बन जाएगा। जब स्टेलेटाइट जो है वो गिर जाए अगर, तो स्टेलेमाइट बन जाएगा, क्योंकि ऊपर से गिर कर के नीचे आके इस तरह का आकृति बनाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? स्टेलेमाइट हो जाएगा। यहाँ पे ये बताइए, स्टेलेटाइट ज़्यादा बड़ा बनेगा कि स्टेलेमाइट ज़्यादा बड़ा बनेगा? स्टेलेटाइट ज़्यादा बड़ा बनेगा या स्टेलेमाइट ज़्यादा बड़ा बनेगा? स्टेलेमाइट ज़्यादा बड़ा बनेगा, क्योंकि जब स्टेलेटाइट बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो टूट करके नीचे आ जाएगा, और स्टेलेमाइट जो है वो बड़ा बन सकता है, क्योंकि जब स्टेलेटाइट टूट करके नीचे आता है तो वो भी स्टेलेमाइट ही बनता है, इसलिए स्टेलेटाइट की अपेक्षा स्टेलेमाइट बड़ा होता है। यहाँ पे जो स्थान है कास्ट वैली, यहाँ पे आदमी घूमने टहलने लोग यहाँ पे जाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था पार्किंग का, तो जहाँ पार्किंग होती है, पिलर होते हैं, लेकिन वहाँ पे आदमी घूमता टहलता है, कार पार्किंग करता है, मतलब गाड़ियों को खड़ी करता है, तो यहाँ पे घूम टहल सकता है। ये ऊपर से स्टोन है, यानी चूना पत्थर है, लेकिन इसके अंदर ये पिलर बने हैं और यहाँ पे घूमने टहलने आने जाने की मतलब जगह होती है। मान लीजिए यहाँ से अगर हम पानी डाल दें तो ये पानी जो है क्या यहाँ तक पहुँचेगा या फिर यहीं रह जाएगा? यहाँ तक पहुँचेगा या फिर यहीं रह जाएगा? तो यहाँ से अगर हम पानी डालते हैं तो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। क्यों पहुँचेगा? क्योंकि ये स्तंभ है, ये जो है वो स्तंभ है, कोई दीवार नहीं है कि पूरे एरिया में बनी हुई है और वो पानी को नहीं जाने देगा, यहीं पे रोक देगा, ऐसा नहीं है। ये एक स्तंभ है, यहाँ पे स्तंभ बना है ना, पानी इधर से चला जाएगा, उधर से चला जाएगा, किसी भी तरफ से निकल करके यहाँ चला जाएगा। तो जो यहाँ पे बारिश का पानी होता है वो यहाँ पे टूफे स्टेलेमाइट का निर्माण करते हुए फिर यहाँ पे
इधर आता है। तो जब ये पूरा जैसे ये पत्थर, चूना पत्थर है, जब अगर ये कभी गिर जाता है, मतलब भरा करके गिर जाता है या धंस जाता है, इसके जब ये पिलर जो होते हैं जिसके सहारे ये खड़ा होता है, जब पिलर टूट जाता है तो ये क्या होता है, गिर जाता है। जब ये गिर रहा होता है तो उसे पुलजे कहते हैं, और जब ये गिर करके मिट्टी के रूप में, ढेर के रूप में इकट्ठा हो जाता है जमीन पर, तो इसे क्या कहते हैं, टेरा रोसा कहते हैं। इसे टेरा रोसा कहते हैं। तो ब्राजील टेरा रोसा में सबसे अच्छा उत्पादन किस चीज का होता है? टेरा रोसा में सबसे अच्छा उत्पादन किस चीज का होता है? तो कॉफी के लिए टेरा रोसा सबसे अच्छी, टेरा रोसा की जो मिट्टी होती है कॉफी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ब्राजील जो है वो पहले क्या था, चूना पत्थर था, पहले कास्ट प्रदेश था। और जब कास्ट प्रदेश मतलब धंस गया, ये पत्थर उसके पिलर टूट गए होंगे और वो धंस गया, तो ये क्या, वो किस में बदल गया, टेरा रोसा में बदल गया। जब टेरा रोसा में बदल गया तो यहाँ पे काफी का उत्पादन बहुत अधिक होता है। पहले ब्राजील जो था वो कास्ट प्रदेश था, अब इसीलिए वहाँ पे टेरा रोसा की अधिकता है, इसलिए कॉफी का उत्पादन अधिक है, कॉफी का उत्पादन अधिक होता है। तो यहाँ पे एक स्थान है, ब्राजील में एक स्थान है, नाम है साओ पालो। क्या नाम है? साओ पालो। एक स्थान है ब्राजील में जिसका नाम है साओ पालो। साओ पालो को क्या कहा जाता है? साओ पालो में सबसे अधिक कॉफी है, सबसे अधिक कॉफी है, कॉफी का उत्पादन होता है, इसीलिए साओ पालो को कहते हैं विश्व में सबसे बड़ी कॉफी की मंडी। ये क्वेश्चन आता है कि विश्व में सबसे बड़ी कॉफी की मंडी कहाँ है? तो वो ब्राजील में है। और किस स्थान पे है? साओ पालो में। विश्व में कॉफी की सबसे बड़ी मंडी ब्राजील में साओ पालो में है। एक बार इसे रिवीजन कर लेते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी, ये चूना पत्थर वाले स्थान पे पाई जाती हैं, इसे कास्ट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्या? कास्ट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो जब चूना के पत्थर में छोटा सा होल होता है उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। जब वो और बड़ा होता है तो डुलाइन कहते हैं, और बड़ा होता है तो युवाला कहते हैं, और जब इस पार से इस पार दिखने लगता है तो क्या कहते हैं? कास्ट विंडो कहते हैं, कास्ट विंडो कहते हैं। और यहाँ की जो चूना पत्थर होता है वो अगर गिरने लगता है तो पुलजे कहलाता है, और जब जहाँ पे गिर करके इकट्ठा हो जाता है वहाँ उसको टेरा रोसा कहते हैं। ये स्तंभ के सहारे खड़ा होता है, स्तंभ के सहारे मतलब टिका रहता है। इसे क्या कहते हैं? अंधी घाटी कहते हैं। अंधी घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे अंधेरा होता है, इधर से जो पानी आता है वो अपने साथ अक्षय अपर्दन करते हुए लाता है, यहाँ पे निक्षेपण कर देता है, निक्षेपण यानी जमा कर देता है, इसे कहते हैं स्टेलेटाइट। और जो पानी इधर से नीचे से आता है और यहाँ पे जमा कर देता है, निक्षेपण कर देता है, तो उसे टूफे कहते हैं। जब टूफे बड़ा हो जाता है तो स्टेलेमाइट कहते हैं इसे। जब टूफे बड़ा हो जाता है तो इसे स्टेलेमाइट कहते हैं। और जब स्टेलेटाइट में स्टेलेमाइट जाके ज्वाइंट हो जाता है तो इसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। इंग्लिश में इसे केओ पिलर कहते हैं, केओ पिलर कहते हैं। यहाँ जो ये एरिया है, जो स्थान है, इसे क्या कहते हैं? कास्ट वैली कहते हैं। इसे कास्ट वैली के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लोग घूमने टहलने आते हैं। तो ब्राजील में सबसे बड़ी विश्व के सबसे बड़ी कॉफी की मंडी कहाँ है? ब्राजील के साओ पालो में है, ब्राजील के साओ पालो में है। टेरा रोसा में किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है? तो कैल्शियम की। टेरा रोसा में कैल्शियम की सबसे अधिक मात्रा होती है। तो आगे हम पढ़ेंगे
आगे हम पढ़ेंगे आइस टोपोग्राफी, जैसे कि रिवर टोपोग्राफी और ओशियन टोपोग्राफी और अंडरग्राउंड वाटर टोपोग्राफी हमने अध्ययन कर लिया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आइस टोपोग्राफी। आइस के द्वारा यानी बर्फ के द्वारा जिन आकृतियों का निर्माण होता है उसे आइस टोपोग्राफी कहते हैं। उसको हम आइस टोपोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके।